नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। लापरवाही से आजादी आखिर कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है तो पूरे देश में हर ओर स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। वहीं प्रदेश के कई जिलों से बड़ी लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आई। तो आपको बता दें, जिससे कई लोगों की जान पर बनाई। और सिद्धार्थ नगर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोहे का पोल लगाते समय विद्युत स्पर्श से 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मामला सिद्धार्थ नगर जिले से सामने आ रहा है। मोहाना थाना क्षेत्र का है। प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा का, जहां पर एक दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा में पढ़ने वाले 4 बच्चे सुबह तिरंगा फहराने को लेकर झंडा लगे पोल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच में पोल विद्यालय परिसर के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, टकरा गया, जिसके कारण विद्युत स्पर्श से चारों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, झुलस गए। चारों बच्चों को गार्जियन और स्कूल के लोग लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर और बेसिक शिक्षा अधिकारी तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे। बच्चों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद चिकित्सकों को बच्चों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। हरदोई के कछौना कोतवाली क्षेत्र के संविलियन विद्यालय नैरा में स्वतंत्रता दिवस पर बांटी गई जलेबी खाकर 15 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और एसडीएम संडीला समेत अखंड शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचे। बच्चों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। हालत सामान्य बताई जा रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आई, जिसमें खुशी खुशी अपने घर से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निकले बच्चे, लेकिन स्कूलों की लापरवाही ने इनकी खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रदेश में इस तरह से लापरवाही की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि लोगों की और मासूमों की जिंदगी से हर बार ऐसे ही खिलवाड़ होता है। क्या शिक्षकों के या इन अधिकारियों के अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते तो क्या ऐसी तस्वीर सामने आती? क्या मासूमों को मिठाई के नाम पर ऐसे ही दूषित मिठाइयाँ परोसी जाती? ये अहम सवाल, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। आखिर इन लापरवाहियों से हमारे देश और समाज को आज़ादी कब मिलेगी? जो लाइट के चपेट में आया वो मेरा भाई था। सर देखिए, मतलब स्कूल में विद्यालय में आया तो टीचर का काम ये है कि खुद वो झंडा के डंडा खुद निकाल करके खुद गाड़े, और उसके बाद से ये उनका काम नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निकलवाएं। 11,000 का वोल्ट था, उसमें मतलब वो झंडा निकलवा करके वहाँ पे गड़वा रहे थे। उसके बाद से वो झंडा का डंडा जो था वो उसमें लग गया और बच्चे घायल भी जब हो गए तो वो उनको घर वालों को गार्जियन को बताए भी नहीं। उसके बाद से घर वाले गार्जियन को बताए नहीं, उसके ऊपर बालू लगा रहे थे। बालू लगा करके ठीक करे थे। क्या वो बालू से ठीक होगा? देखिए, प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा खंड बड़पुर, यहाँ पर जो कवर मिला है हमको, सुबह 7:30 बजे के आसपास बिजली पोल से जो करंट लग गया, उसके कारण लगभग 4 बच्चे के घायल हुआ। इसमें 3 बच्चे के जो भर्ती हुआ है जिला अस्पताल में, उनको देखने के लिए आया हूँ। फिलहाल मतलब बच्चे तीनों टीके हैं। सो पूरा गहराई से परीक्षण करने पर हमको ऐसे पता चला, जो स्कूल के ऊपर जो 11,000 वोल्ट का तार निकल रहा था, और बिजली विभाग से भी समन्वय बनाया हमने। प्राथमिक विद्यालय का बीएससी साहब से भी मैंने समन्वय बनाया। ऐसे पूरा जनपद में 110 स्कूल है जिसमें बिजली का तार स्कूल के ऊपर चल रहा था। बाद में एसई साहब से भी बात हुई, एसई विद्युत से भी मतलब विस्तार से चर्चा किया गया इसके संबंध में। जो नियमानुसार इन लोग एस्टिमेट बना लेंगे, इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। गंभीरता से संज्ञान में भी लिया गया है जिला प्रशासन का स्तर से। तुरंत इसका जो 110 स्कूल है, ये 110 स्कूल के ऊपर जो बिजली का तार निकल रहा था, उसका तुरंत कई
बगल में शिफ्ट करने के लिए, उसका लाइन जो शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है। और जितना भी एस्टीमेट आया तो फिर उसका हम लोग संज्ञान में लेते हुए मतलब प्राथमिकता के रूप में इसमें काम करेंगे। और जिला प्रशासन का स्तर से मतलब ऐसे कोई घटनाएं फ्यूचर में भी मतलब नहीं होने देंगे। और इतना घटल है कि लड़की स्कूल पर अने जौन बात 15 अगस्त रहल है, अब मास्टर जौन बे पाइप निकलवावे लगल स्कूल में से, अब ओके जब खड़ा करावे लगल तो जौन 11,000 वोल्ट का तार जौन में लग गई। अब जौन बे लड़की सब करंट मार दिली, गिर गई ना जौन बे, वही में जौन बे सब भगने लगे लड़की जौन बे। तो अब लड़के कहाँ जाने लग दोनों करंट मारे? अब लड़की भी जौन बे गई ना वहाँ जौन बे जिला पर। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दरअसल एक एक्साइटमेंट होता है, हर स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ऐसे में इंतजाम भी किए जाते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं झंडारोहण के दौरान शामिल होंगे, कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होंगे तो उन्हें खाने के लिए जो चीज़ें मंगाई गई होती हैं स्कूल प्रबंधन की तरफ से वो फिलहाल दी जाती हैं। तो दूषित जलेबी खाने की वजह से जो एक प्रकरण सामने आ रहा है, 15 बच्चे बीमार हुए। दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया, इन बच्चों की मौत भी हो सकती थी। झंडारोहण के दौरान जिस तरीके से पोल में करंट उतरा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से 4 बच्चे घायल हुए, जख्मी हुए, झुलसे हैं। उनकी हालत हालांकि सामान्य जरूर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी अस्पताल में हैं और इलाज जारी है। लगातार जिस तरीके से लापरवाही भरी तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। सीमा त्यागी अभिभावक संघ से जुड़ी हुई हैं इस मसले पर। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा त्यागी जी, लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई, आपने देखा किस तरीके से 4 स्कूली बच्चे जो विद्युत पोल में करंट आने की वजह से झुलस गए, 15 बच्चे दूषित जलेबी खाने की वजह से बीमार पड़ गए। देखिए सोनी जी, ये सब हमारी सच्चाई क्या है शिक्षा विभाग की, उसको उजागर कर रहे हैं। परेशानी कहाँ है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सिर्फ पब्लिसिटी करने में, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ऐड देने में, विकास की धारा को फाइलों में बहाने में विश्व गुरु बन रहे हैं। 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, उसको बघारने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिजली के तारों से पोल टकरा गया। अब उसमें एक चीज ये सोचिए कि स्कूल में जब उत्सव होता है कोई भी, तो उसकी तैयारी बच्चे और सभी अध्यापक मिलकर करते हैं। बिल्कुल। तो अध्यापक बेचारा, उसके ऊपर सारी गाज गिरा दीजिए। आपने भी एक अधिकारी को सुनाया कि 110 स्कूल जनपद में ऐसे हैं जिनके ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन चल रही है। इसको कौन देखेगा? शिक्षक देखेगा, शिक्षा विभाग देखेगा, बिजली विभाग देखेगा, या उस जिले का डीएम देखेगा, या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखेगा? कौन देखेगा? असली प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे हिंदुस्तान देश में जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे बंगाल में मरने वाली डॉक्टर महिला है। यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। अधिकारी महोदय ने कह दिया कि 110 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर हाई टेंशन तार चल रही है, और उनका बजट जो आएगा उसको देखेंगे कहाँ होगा। अब से पहले नहीं जागे थे क्या नींद से? बिल्कुल। भगवान ने करे बच्चों की अपनी जान चली जाती तो किसका क्या जाता? क्या अधिकारी का जाता? किसी और का जाता? कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो ये शिक्षा विभाग की, बिजली विभाग की, मैं तो कहूंगी पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो इतनी लापरवाही इन स्कूलों के प्रति बरती जा रही है कि ना तो इन स्कूलों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, ना टीचर्स की व्यवस्था ठीक से हो रही है। क्यों नहीं एक ऐसा आदेश पास होता कि जब सभी जनपद के सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? बिल्कुल, तब शायद उम्मीद की जा सकती है कि व्यवस्थाओं में सुधार आए। और ऐसी घटनाएं जो लगातार आ रही हैं, तब हो सकता है कि भाई एक अधिकारी का बच्चा अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, प्राथमिक विद्यालय में जाता है, तो शायद वहाँ की चीज़ें जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर हो सकें, उन्हें दूषित जलेबी ना खिलाई जाए, क्योंकि भाई अधिकारी का बच्चा होगा, वो ऑफिसर का बच्चा होगा। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
सुरेश अवस्थी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो फिलहाल दोबारा जुड़ते हैं तो ज़रूर राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मामले में दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है और सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये है कि कैसे ये हालातों में सुधार आएगा। क्योंकि जब कोई घटनाक्रम सामने आता है तो इस घटनाक्रम को लेकर आश्वासन दिया जाता है और चिन्हित किया जाता है। 110 जो स्कूल हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर से हाई टेंशन तार जो हैं वो निकले हुए हैं। हमारे साथ सुरेश अवस्थी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। हेलो जी हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी के दिन ऐसे बच्चों को घायल हो जाना, करंट लग जाना या दूषित खान पान से अगर बीमारी हो जाना, ऐसे में तो बहुत बड़ा ही विषय खड़ा हो जाता है। क्यों बच्चे देश की आजादी के लिए गए हैं, ये नहीं कि अपनी मौत गंवाने के लिए गए हैं। यहाँ जो जिम्मेदार हैं उनसे लापरवाही से ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों से जिंदगी से खिलवाड़ होना चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। तो आखिर इन बच्चों को और जो आम नागरिक हैं उनको अव्यवस्थाओं से आज़ादी कब मिलेगी, ये अहम सवाल है। क्योंकि इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर शासन को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं सभी हैं। क्योंकि प्राथमिक स्कूलों की जो हालत है उन्हें सुधारने के लाख दावे जो हैं वो फिलहाल धराशायी होते हुए नजर आते हैं जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। अभी एक मामला पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, सीमा त्यागी जी, जब आपने देखा कि किसी अधिकारी का बच्चा जो है वो मिड डे मील और इस तरीके के प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, तो एक संदेश आया कि भाई अब हो सकता है यहाँ के हालात जो हैं ऐसे स्कूलों के प्राथमिक विद्यालयों के हालातों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद फिर वो तस्वीर कहाँ छिप गई, वो संदेश कहाँ छिप गया, वो मैसेज कहाँ छिप गया, पता नहीं। सोनी जी, वो सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए स्टंट था जो चलाया गया। उसकी सच्चाई का हम और आपको कुछ पता नहीं। क्यों नहीं एक ऐसा आदेश, एक ऐसा बिल, जहां इतने बिल पास होते हैं, सांसदों की, विधायकों की सैलरी बढ़नी हो तो सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एक साथ होकर उसको ध्वनि मत से पारित कर लेते हैं। क्यों नहीं ऐसा आदेश प्राप्त होता कि जिस जिले में जो विद्यालय है उस जिले के जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो चपरासी हैं और चाहे वो डीएम हैं, उन सब के बच्चे उस जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे से फल फूलने की ताकत तो सरकार ही तो दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ सोनी जी इतना सोतेला व्यवहार किया है, अपने ही सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पर सरकार ले आई। आप देखिए, बरसात के मौसम में जिस सिद्धार्थ नगर की आप बात कर रही हैं, अगर वहां के सरकारी स्कूलों में आप अपने कैमरामैन को भेजेंगी तो आधों से ज्यादा में पानी भरा हुआ होगा, छत टपक रही होगी, 4 क्लासें एक क्लास में, एक रूम में बैठी होंगी और उन 4 क्लासों को पढ़ाने वाला एक ही टीचर हो। आप मेरे से बेहतर समझ सकती हैं इस बात बिल्कुल को। बिल्कुल ऐसा मसला उठाया गया था। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो के न्यूज़ ने जब अपने ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की तो हमारे रिपोर्टर्स ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर एक ही क्लास में अच्छा खासा 4-4 क्लासरूम के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और एक अध्यापक उन्हें पढ़ा रहा है। बिल्कुल सोनी जी, आपके चैनल को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप इस तरीके की सच्चाई सामने निकाल के रखते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा शिक्षा विभाग, हमारा प्रशासन, हमारे इतने यशस्वी मुख्यमंत्री सारी चीजों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन सीमा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखा जाए ही बुलडोजर चलवाते, उनकी सैलरी क्यों नहीं जब्त करते, उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड करते, जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि ये हाई टेंशन की 11 वोल्टेज की लाइनें आपने सरकारी स्कूल के ऊपर से निकाल रखी हैं। उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? इस जनता के टैक्स के पैसे से ये सब सरकारी अधिकारी सैलरी लेते हैं।
मेरे आपके टैक्स के पैसे से इनको सैलरी जाती है, और ये सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के सिर्फ पेन चलाकर ऑर्डर पास करने के लिए है क्या? ये उठकर नहीं देखते? क्या यही ढर्रा? बिल्कुल, इस तरीके की कार्यशैली जो है सीमा त्यागी जी, अगर देखा जाए तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिर ये लापरवाही किस हद तक बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ मेरा चुके हैं। कहना, सिर्फ एक सेंटेंस कहकर अपनी बात खत्म करूंगी जी। मुझे सालों हो गए बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, और आपका चैनल हमेशा उस बात को उठाता है। ऐसा मैं कैसे मान लूं कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती होंगी? क्या ये खबर नहीं पहुंचती होंगी जब मुख्यमंत्री? बिल्कुल सीमा त्यागी जी, ये महत्वपूर्ण सवाल भी है क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उन खामियों को दिखाया जाता है, चाहे वो शिक्षा का हाल हो या स्वास्थ्य का हाल हो, और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बदहाली नजर आती है। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा का रुख करेंगे। शिवा, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही भरी ये तस्वीर है जहां पर 4 बच्चे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल पहुंचते हैं। ध्वजारोहण करने के दौरान उस पोल में करंट आ जाता है जिसमें वो झंडा फहराने के लिए जाते हैं और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से वो झुलस जाते हैं। एक बड़ी लापरवाही, इनकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल स्थिति सामान्य हालांकि बताई जा रही है, इलाज जारी है। एक जगह 15 बच्चों को दूषित जलेबी खिला दी गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। देखिए सोनी, बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही है और ऐसे में शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उनको इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहिए और इस मामले में कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि उन लोगों को नज़ीर मिले जो इस तरीके के काम में संलिप्तता जिनकी रहती है, जो नज़रअंदाज करते हैं ऐसी छोटी छोटी खामियों को जिससे बच्चों की जान पर बनाती है। रिपब्लिक डे का कल का दिन था जब बच्चे बहुत खुशी खुशी जाते हैं और उनको जलेबी मिलती है, कुछ बच्चों को मिलता है और वो खा करके अगर उससे बीमार हो जाते हैं तो सीधे सीधे शिक्षा विभाग की और प्रशासनिक अमले की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और झंडा फहराने के दौरान अगर कोई बच्चा अगर किसी भी तरीके से अगर झुलस जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए बड़े अधिकारी। चलिए शिवा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे। ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। बच्चों को अपनी देख देख में जी ताहिरा हसन जी, शिवा वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, कैसे सुधरेंगे ये हालात? क्या लगता है अव्यवस्थाओं से निजात आखिर कब मिलेगी? सरकारी स्कूलों का हाल और बेहतर करने के जो दावे हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूलों में जिस तरह से इन बच्चों को, जो मैं कहूँगी सरकारी स्कूल में मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे जाते हैं, देखिए उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, एक तो पहली बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात आप जिस तरह से जलेबी दे दी गई और बच्चे इतने बीमार हो गए, वहां कह रहे टीचर भी उस समय नहीं थी। तो इस तरह की जो लैप्सेस हो रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग सामने आए, बात करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। ये केस होगा, मीडिया पे दिखाया जाएगा, हम लोग चर्चा करेंगे, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, इक्वालिटी की बात होती है। 2015 में आपको याद होगा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये दिया था डिसीजन अपना कि क्यों ना नेता, क्यों ना ऑफिसर्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे जिससे स्कूल का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर हो। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोठारी कमीशन 1968 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कॉमन स्कूल सिस्टम। जब आप उसमें हम लोगों के बच्चे भी जाएंगे, मैं कहूंगी जिसमें ऑफिसर्स के बच्चे भी जाएंगे, तो जाहिर है वहां आवाज उठेगी, बात होगी। यहाँ पे क्या है, आप मिड डे मील खिला देते हैं,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात नहीं करते। मिड डे मील में भी अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों ने बिल्कुल। खाया और बीमार हो गए। ऐसा क्यों होता है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती? और सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 स्ट्रीम एजुकेशन की क्यों है? बिल्कुल। कॉमन स्कूल सिस्टम, सरकारी स्कूल पहले तो स्ट्रेंथन थे ना, जो बच्चे निकलते थे सरकारी स्कूलों से ही निकलते थे, गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे अच्छी पोजीशन पे आते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप पहले जैसी भी स्थिति हो जाए तो मुझे लगता है वो एक बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि पहले के लोग, पहले की जो स्थिति रही है सरकारी स्कूलों की, और एक अच्छे रैंक, एक अच्छी पोजीशन में जाते थे, और वो आज भी सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ सरकारी जो स्कूल में है वहां पर दाखिला लेना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कल आज़ादी का जश्न मनाया, यानी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन इन अव्यवस्थाओं से, इस लापरवाही से आज़ादी आखिर कब मिलेगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। और सोचनीय भी कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हो, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ताहिरा हसन जी कह रही हैं कि ऐसे मामलों में अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ऐसा संभव है क्या? देखिए, होनी तो सोनी अकाउंटेबिलिटी चेक जरूर होनी चाहिए, ये फिक्स जरूर होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। असल मायने में जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर जो बैठे अधिकारी हैं वो मात्र इसको छोटी सी एक घटना मान करके इसको जाने देते हैं। इस पे ना तो जांच कमेटी बैठाई कोई जाती है और ना इस पे कोई सख्त कार्रवाई होती है, और इसको एक नज़रअंदाज करने के साथ ही इसको एक आगे ढर्रे के तरीके लेके चले जाते हैं। और आप आगे भी फ्यूचर में भी देखेंगे कि 2024 ही नहीं, अगले आने वाले सालों में जो रिपब्लिक डे इन सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा, इस तरीके की घटना दोबारा आपको देखने को मिलेगी। तो अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स करनी है तो बड़े अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और उनको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, किसकी मॉनिटरिंग थी जो पूरी तरीके से फेल साबित हुई, किनकी वजहों से ये बच्चे बीमार हुए और जिनकी जान तक बनाई। तो ये सारी जो चीजें हैं अगर जमीनी स्तर पर वो पूरी तरीके से लागू नहीं की जाएंगी तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कागजी तौर पर किसी भी तरीके से कोई कारगर नहीं रहता है। तो जरूर बड़े अफसरों को और खास करके लखनऊ में बैठे लोगों को, जो शिक्षा विभाग के जो अफसर है, उनको उन जिलों जाना होगा जहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली, जहां पर बच्चे बीमार पड़े हैं, वहां का दूषित खाना खाने से, जहां पर किसी भी तरीके की लापरवाही हुई जिससे झंडा फहराने के दौरान करंट उतारा जाता था, जिससे बच्चा झुलस गया था। इन सभी जगहों का भ्रमण करना चाहिए, इन सभी जगहों पर कैंप करना चाहिए, उनको समुचित इलाज दिलाने के साथ साथ उनके अभिभावकों को इस बात का भरोसा देना चाहिए कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही होगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब जाके जनता के अंदर इस बात का धैर्य होता है कि आखिरकार कोई तो सरकारी अमले का अधिकारी है जो उनके साथ में खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। हालांकि उनको, अभिभावकों को इस बात का खाली लेना देना होता है कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी कीमत में खाली सेफ रहे, उनको किसी भी तरीके की कोई शिकायत करनी नहीं होती, क्योंकि वो आमतौर पर इन सब चीजों से जो जी का जंजाल जिसको माना जाता है वो इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहते। और खासतौर से सरकारी विद्यालयों की अगर बात करें तो जब तक अफसर चेताएंगे नहीं, जब तक अफसर कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तब तक निचले स्तर पे कोई कार्रवाई सोनी नहीं होने वाली है। बिल्कुल शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं ताहिरा हसन जी भी, सीमा त्यागी जी भी। ताहिरा हसन जी का रुख करें उससे पहले सीमा त्यागी जी का कर लेते हैं। सीमा त्यागी जी, अक्सर आपने देखा होगा पहले जो है जिला अधिकारी जो है अक्सर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर या कोई भी ऐसा उत्सव या कार्यक्रम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में ऑर्गेनाइज किया जाता था तो वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये बहुत रेयर हो गया है। मतलब आज के अधिकारी भी सरकारी स्कूलों में या किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं। सोनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सरकारी स्कूलों में अधिकारी क्यों जाएंगे, वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब अधिकारी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, वहां के चीफ गेस्ट बनते हैं, वहां जाते हैं जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो सरकारी स्कूलों में क्यों जाएंगे, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। जबकि ऐसा भी कुछ नियम बनना चाहिए कि उस एरिया का जो बीएसए है, जो डीआईओएस है, जो डीएम है, उन सबको उस दिन सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण करना मस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे नियम नहीं बनेंगे, क्योंकि नियम भी तो इन ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही बनते हैं। सोनी जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 78, और अभी भी हम दो भारत में जी रहे हैं, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। सिंबॉलिकली कह रही हूँ, पर्सनली नहीं है, लेकिन उसके अलावा सिंबल ही नहीं है। एक भारत तो वो है कि जहां अंबानी जी के बेटे की करोड़ों अरबों में शादी होती है, सारे नेता, अभिनेता, धर्मगुरु सब पहुंचते हैं आशीर्वाद देने। और एक भारत आप दिखा रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिजली का झटका लगने से बच्चे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी खाकर बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जब हमारे सोनी जी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता, हमारे अभिनेता, जिनको जनता नए नौनिहाल अपने हीरो बनाकर रखते हैं, जब उन सबको अंबानी जी के बेटे की शादी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो फिर इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब भारत के बच्चों को कौन पूछेगा? ये तो सिर्फ वोट बैंक है। इनको तो सिर्फ मिड डे मील खिला दो, इनको ड्रेस दे दो, इनके पास किताबें पहुंच रही हैं 4-4 महीने तक, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई उसको ध्यान नहीं देगा कि 4 महीने हो गए उनके पास किताबें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। उन बच्चों का क्या? और अगर ये बच्चे मर भी जाते तो किसी का क्या बिगड़ने वाला था? 2-4 दिन की न्यूज बनेगी, संवेदना प्रकट होंगी, क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या हम इसको कल फॉलो अप कर पाएंगे सोनी जी कि ये एक्शन हुआ और इसका ये रिजल्ट निकला? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी तब तक हम लोग भूल जाएंगे। रिपोर्ट भी पारदर्शी है, ऐसे मामलों में पारदर्शी रिपोर्ट भी नहीं होती है। सीमा त्यागी जी, क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं ये जग जाहिर है। ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। बनाने वाले तो वही लोग हैं ना। बिल्कुल, ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, सीमा त्यागी जी ने जो बातें कही ये वाकई हकीकत है और एक विकसित भारत का लक्ष्य, और कहा जाता है ये नौनिहाल जो है ये देश का भविष्य है और भविष्य गर्दिश में नजर आ रहा है। जी, मुझसे पूछ रही है? जी ताहिरा हसन जी, कैसे सुधरेंगे हालात? पहले ही कहा था, देखिए सोनी जी, कि टू स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़े लोकतंत्र में। एक तो उन लोगों के लिए है जिनके जेब में पैसे हैं, जो अमीर हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पे वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, प्लेग्राउंड है, और इसके अलावा वहां पर अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पूरा टेस्टेड होगा। वहां पर ऑफिसर्स के बच्चे हैं, नेताजी के बच्चे जाते हैं, वो बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगती है एडमिशन के लिए। और ये वो स्कूल है जहां पर हमारे ऑपरेस क्लास के बच्चे जाते हैं। वहां पर हम लोग आप जाएंगी, सीमा जाए अपने बच्चों के लिए ये पता करने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि क्या हमारा बच्चा किस एरिया में कमजोर है, कहाँ उसको चाहिए कुछ सपोर्ट चाहिए, कैसे उसको बेहतर बनाए, कहाँ उसको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो सरकारी स्कूल में माताएं जाती हैं, मिड डे मील चेकती है, उनको मिड डे मील टेस्ट कराया जाता है। तो आप सोचिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करिए ना, जब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हेल्थ और एजुकेशन, इट इज एनश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों नहीं एजुकेशन को कॉमन स्कूल सिस्टम जो कोठारी कमीशन का 1968 से ठंडे बस्ते में पड़ा है उसको लाया जाए। सरकार के कागजी आंकड़े तो कुछ और ही बयां करते हैं ताहिरा हसन जी। हम जमीनी हकीकत पर बात करते हैं और इन तस्वीरों पर बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता तो वो जरूर सफाई दे रहा होता इस बात पर कि नहीं, पहले से जो स्थितियां हैं वो बेहतर हैं सरकारी स्कूलों की। नहीं तो बेहतर है तो 2015 का आप डिसीजन मान लीजिए हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, कहिए ठीक है हम आपके साथ हैं, और कोर्ट भी कह रहा है सारे नेता सारे ऑफिसर के बच्चे वहां पढ़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाए, अपने आप बेहतर हो जाएगा सिस्टम, जो है उसमें रिफॉर्म हो जाएगा। करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? स्कूलों को बेहतर कीजिए, वो गवर्नमेंट रन स्कूल है, हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि जो सिस्टम है या सिस्टम में बैठे जिम्मेदार हैं उनका ये फेल्योर है, और इसीलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बड़ी लापरवाही जिस तरीके से बरती जाती है इन प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जिस तरीके की अमानवीयता होती है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हर कोई एक अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाना चाहता है, और अच्छी एजुकेशन की बात तो होती है कि सरकारी
और प्राथमिक स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन कैसे इस लापरवाही के साथ जिसमें जान की कोई कीमत नहीं है और ये 4 बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, 15 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज़ रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्थल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई लोगों ने पटना में अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी का साल 2018 में 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। एसयूसीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के विरोध में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अपनी 12 घंटे की हड़ताल शुरू की। जिले के अलग अलग हिस्सों में एसयूसीआई कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर हैं। इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 को लेकर अपनी तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 लॉन्च की है। रॉकेट चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित यहां के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहले लॉन्च पैड से पूर्व निर्धारित समय सुबह 9:17 पर लॉन्च हुआ है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुझे इंसाफ दो। कोलकाता की घटना दिल दहला देने वाला ये घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है, और शुक्रवार को भी जूनियर डॉक्टर हाथों में काली पट्टी बांधकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स प्रदर्शन के दौरान स्लोगन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, लिखा देखने को मिला। और इस तरीके से इस तरीके से मांग की जा रही है, और जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी। हालांकि इस घटना के बाद और भी कई घटनाएं सामने आई जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। और इस प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, शिवा शर्मा। शिवा, प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, किस तरीके से नाराजगी?
देखिए सोनी, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के 1090 चौराहे पर है और यहाँ पर लखनऊ के तकरीबन 6 अस्पतालों से डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं उस घटना पर जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में हुई, जिस महिला डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस डॉक्टर के कातिलों को सजा दिलाने के वो लगातार लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि लखनऊ का मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, पीजीआई और कैंसर इंस्टीट्यूट के सभी रेसिडेंट, सीनियर और जूनियर डॉक्टर एक साथ खड़े हुए। हमारे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन अपने अपने अस्पतालों में दर्ज करा रहे थे, लेकिन आज को पर आ गए। पहले इनको प्रीमाइसेस जगह पर आ गए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये लगातार उन अपराध पूरी सीबीआई को दे दी गई है, लेकिन अभी उस जांच से अनसेटिस्फाइड है ये सभी लोग। ज्यादातर जो इस इलाके में डॉक्टर्स हैं वो लेडीज हैं, क्योंकि घटना कलकत्ता वो लेडी डॉक्टर के साथ हुई है, इसलिए जो पुरुष डॉक्टर है उनके साथ में जो महिला डॉक्टर है उनकी तादाद यहाँ पर ज्यादा है। सभी लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उनके बैनर्स हाथों पर है और इस बैनर को आप देखेंगे कि कल 15 अगस्त बीत चुका है और 15 अगस्त में बीतने के बाद हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू रेपिस्ट एंड क्रिमिनल्स फॉर आवर कंट्री, फील फ्री टू मूव शेमलेसली, ये बैनर पोस्टर है जो उनके हाथों में है। और जिस तरीके से लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट है। और लगातार डॉक्टर्स हमारे साथ है, सोनिया, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आप लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, आप सड़कों पर आ गए, अब आप क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि पहले तो जो अभी तक के अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके बाद एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। जब तक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा इफेक्टिव, जब तक लोगों के दिल में डर नहीं होगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जब तक ये डर, ये मैसेज जाएगा नहीं लोगों में, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। ये मान लिया जाए कि प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग धरने पर रहेंगे? जैसा हमारे नेता लोग बताएंगे, हमारे आईएमए हमको गाइड करेगी, उस तरह से हम लोग चलेंगे। लेकिन हमारी डिमांड टाइम एंड अगेन उठती रही है, विधानसभा तक ये बात पहुंची है, राज्यसभा में भी बात उठी है, लेकिन वहां से बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है बार बार, क्योंकि डॉक्टर को सबसे निरीह प्राणी समझा जाता है हिंदुस्तान में। किसी देश में ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर हाथ हटाया जाता हो, किसी देश में ऐसा उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे कोई भी आता है डॉक्टर को मार के चला जाता है। अगर आप अपनी स्किल्ड को सुरक्षा नहीं दे सकते, आप अपने योग्य लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो यहाँ पे सरकार की सुरक्षा किसके लिए? क्या केवल पॉलिटिशियन और गुंडों को ही यहाँ पे राज होगा क्या? जो समाज अपने यहाँ के शिक्षित लोगों को सुरक्षित नहीं रह सकता, वो क्या उम्मीद रखता है? डॉक्टर किसके लिए मर रहा है? केवल यहाँ की सोसाइटी के लिए, अपने ही दोस्तों, अपने बच्चों, अपने समाज के लिए, उनको इलाज देने के लिए। अगर आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते तो समझ लीजिए कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। किसी देश में ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाए। ये हिंदुस्तान ही एक अपवाद है जहाँ पे डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाता है। देखिए सोनी, ये वो लोग डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर्स, जो लगातार सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो चुका है। तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे एकदम 360 एंगल से कि कितनी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोने से उस कोने से आप देखेंगे तो हर कोने तक डॉक्टर्स के हाथ में तख्तियां हैं और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जरूर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तादाद जो है शिवा, देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पर भीड़ डॉक्टर्स की नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रदर्शन और जो महिला डॉक्टर हैं वो मांग कर रही हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसे पारित किया जाए और इसके बाद अगले कदम की भी तैयारी है कि इस प्रदर्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। और साफ इस घटना को लेकर एक गुस्सा नजर आया, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं।
बिल्कुल सोनी, ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा दिन पर दिन। लखनऊ में अभी तक हमने देखा था कि जितना भी प्रदर्शन होता था वो अभी तक कैंपस के अंदर होता था, लेकिन अब ये कैंपस से निकल करके राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आ गया है। और इतनी ज्यादा तादाद में डॉक्टर्स का सड़कों पर आना एक ये संकेत ये भी देता है कि उधर अस्पताल की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। जो बीमार लोग आने वाले अस्पताल में उनको ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो सभी डॉक्टर्स लगातार यही करते हैं कि उनकी जो हाफ ड्यूटी है वो अस्पतालों में रहे, उसके बाद वो सड़कों पर आ जाए। तो अब आईएमए डिसाइड करेगा कि आखिरकार ये हड़ताल कितनी लंबी, कितने वक्त तक जाएगी और इसका दायरा कितना बढ़ेगा। तो फिलहाल जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको मांग करने की लगातार डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। और इस मांग में सिर्फ महिला डॉक्टर नहीं, पुरुष डॉक्टर भी है जो अभी तक इस प्रदर्शन में पूरी तरीके से लखनऊ के अंदर शामिल हो रही है। बिल्कुल शिवा, ये जो घटनाक्रम कोलकाता का सामने आया, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई और इस घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन और वी वांट जस्टिस के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे अब आगे का जो परिदृश्य है वो भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में देखा जाए तो ये प्रदर्शन और उग्र भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी किसी भी तरीके का कोई आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं अब वो और ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं। बिल्कुल दो राय नहीं है सोनी इसमें कि मेडिकल की असुविधाएं इससे ज्यादा और प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अगर सड़कों पर आते तो जाहिर सी बात है कि अगर जो टाइमिंग में जिनको मरीज देखना है अस्पतालों में, वो टाइमिंग की जो सुविधा है वो बहुत ज्यादा मरीजों को, उनके तीमारदारों को नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब ये आईएमए की कॉल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये पूरी कॉल रखी है और लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि अब प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा वो इन्हीं महिला डॉक्टरों, पुरुष डॉक्टरों के साथ सड़कों पर नजर आएंगे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें सोनी दिखा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये 1090 का जो चौराहा है वो पूरा भरा हुआ है। और डॉक्टर्स इस बात को लेकर के आक्रोशित हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा है वो महज एक आरोपी नहीं है। उस जीआर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल पुलिस को और सीबीआई को करनी चाहिए। और जब तक सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ तब तक वहां के सबूत पश्चिम बंगाल में मिटा दिए गए थे और अब इस केस को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर पाना भी शायद सीबीआई के लिए बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब जितने भी आरोपी जो बरकरार हैं, जो लगातार वहां पर जो इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इन डॉक्टरों में ज्यादातर जो है वो युवा डॉक्टर्स हैं जो अभी अभी अपनी मेडिकल की डिग्रियां खत्म करके जो अस्पतालों में है वो लगे हुए हैं। और लगातार इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो आपको लखनऊ की सड़कों के अंदर लगातार देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर शिवा तब सामने आई थी जब निर्भया कांड सामने आया था, और वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से जो जस्टिस की मांग है वो उठती हुई नजर आ रही है। और दूसरा पहलू ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई है, क्योंकि एक शख्स ने रेप नहीं किया इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जो है पारदर्शिता से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शिवा, हम चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर्स के बीच में जाकर थोड़ा सा प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन कितनी देर तक चलेगा, क्या और भी डॉक्टर्स भीड़ बढ़ने की उम्मीद है यहाँ पर, जो व्यवस्थाएं होंगी, जो मेडिकल व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बाधित होंगी, उसका क्या? बिल्कुल सोनी, हमारे साथ कई डॉक्टर्स हैं यहाँ इस जगह पर खड़े हुए मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। थोड़ा अंदर जरूर जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर्स में भी इन लोगों ने प्रवक्ता एक्चुअली में चूज कर रखा है कि सभी जो डॉक्टर्स हैं वो शायद नहीं बोल सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो प्रवक्ता के रूप में हैं उनसे हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और जरूर ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कितना लंबा प्रोटेस्ट चलेगा। आपको क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट इतने दिन से चल रहा है अब और कितना लंबा जाएगा, और उसकी वजह से जो आपको डिमेरिट्स है, जो असुविधाएं झेलनी पड़ेंगी, वो कितना ज्यादा आपको लगता है प्रभावी होगा? देखिए, मेरा मानना तो ये है, जो असुविधा है वो जो पेशेंट की साइड से जो हो रहा है वो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते। हम लोग पूरी तरह से पेशेंट्स की साथ सहानुभूति दिखाना चाहते, हम लोग काम करना चाहते, हम लोग कोई भी मेडिकल कॉलेज में काम रोकना नहीं चाहते, हम लोग काम करना चाहते। हम चाहते काम पे आए, आप हमें आने दीजिए, सरकार के साथ हम लोग रहना चाहते, मगर सरकार के पास हमारे ये अनुरोध भी है कि वो आए और हमसे ये प्रॉमिस करे, काम पे दिखाए, प्रॉमिस नहीं काम पे दिखाए कि जो भी कल्प्रिट्स है उस काम की सबके पकड़ाए जाए,
जो हमारे हमारे जो बाकी सारी दाबी है, सबको सारे मुद्दा सुने हमसे, सारे मुद्दा को एक एक करके जो डॉक्टर की प्रोटेक्शन है, सारी प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए। हम लोग आगे और भी इसके बारे में सोच रहे। अभी जो आंदोलन है हमारे साइड से वो चलेगा। अभी भी हम लोग पूरी तरह से इमरजेंसी को बंद नहीं किए, कोई भी इमरजेंसी काम बंद नहीं हुआ है। अभी हमारे जो सबसे सीनियर डॉक्टर्स है वो भी ओपीडी में बैठ रहे हैं, वो भी मगर दिल से दुखी है कि वो हमारे साथ आ नहीं पा रहा है, क्योंकि रोगी के बारे में सोचते हुए वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। अभी शिवा, ये पूछिएगा कि अगर इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो फिलहाल सुचारू हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या ये प्रदर्शन बढ़ेगा? जो इमरजेंसी सेवाएं हैं क्या उन्हें भी ठप कर दिया जाएगा? जमायत का एक ही कारण है, हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं बनेंगे। अगर ऐसी अन्याय होते रहेंगे हम लोग आगे और बढ़ते रहेंगे। अगर आगे प्रोटेस्ट और ज्यादा इसका दायरा बढ़ता है तो आगे आने वाले समय में इमरजेंसी बंद होगी, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी होगी, डॉक्टर और ज्यादा सड़क पे आएंगे। तो जब इमरजेंसी बंद होगी तब तो दुर्भाग्यपूर्ण उन मरीजों को तो सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को ऐसे जगह पे जाना पड़ रहा है जहाँ पे ये बात चल रही है कि इमरजेंसी बंद किया जाए। हम लोग जो डॉक्टर है, डॉक्टर बने हैं सेवा करने के लिए। सेवा हमारे मुख्य जो कारण है डॉक्टर बनने का वो है। अगर हमको इमरजेंसी बंद करने की जगह पे लेके धक्का दे के लेके जा रहा है तो ये समाज की वो मेंटालिटी को बताते हैं जो डॉक्टर के खिलाफ अभी बना हुआ है, उसको हटाइए। ये हमारे एक वो है, दुआ है। जो भी साधारण लोग हैं उनके पास हमारे ये मांग है कि हम डॉक्टर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इमरजेंसी बंद करना चाहते हैं। हमको बस बाधित मत करिए ऐसे काम करने में। सरकार को बताइए जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, उसकी सही दोषी को पकड़ाया जाए। और जो गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस को हटाने का कोशिश पे लगे पड़े हैं वो बंद किया जाए। ऐसा नहीं चलेगा। सीबीआई अभी आ गया है, वहाँ पर काम कर रहे, उनके साथ पूरी सहायता किया जाए। और सीबीआई के साथ जो एविडेंस को टेम्पर करने की जो अभी बात चल रही है उसमें सीबीआई थोड़ा ध्यान दे, जल्दी से जल्दी इसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। बस हम लोग यही चाहते हैं। ये वो डॉक्टर है जो जमीन पर उतरे, उनका साफ तौर से कहना है कि अगर दायरा बढ़ता है इनके प्रोटेस्ट का तो ऐसा नहीं कि इमरजेंसी बाधित की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट इनको किसी भी तरीके से बाधित ना करे। ये अपनी तरीके से अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो अपनी तरीके से इनकी जो सुचारू सर्विसेज है उनको वो चालू रखेंगे। लेकिन बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि अगर सड़कों पर डॉक्टर होंगे तो अस्पताल में इलाज करने के लिए कौन रुकेगा? क्या वार्ड बॉय से इलाज कराया जाएगा? क्या जूनियर डॉक्टर से इलाज कराया जाएगा? डॉक्टर को ये कहा जाता है कि भाई दूसरा भगवान है, और ऐसे में मरीजों की तादाद कितनी बढ़ती है। शिवा, और भी लोगों से बात कीजिएगा जी। हम चाहते हैं कि हम सबको न्याय मिले, हमारे डॉक्टर जितने भी हैं सब सुरक्षित हों, एक हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए जहां हम लोग काम करते हैं। नियम कानून होना चाहिए और नियम कानून इतना सख्त हो कि वो नज़ीर बने आगे के लिए। यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो मेडिकल छोड़ो, कहीं भी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, और सबों की होंगी लड़कियाँ, सबके पास हैं बच्चियाँ। उसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा। पूरी पब्लिक को नहीं आना चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि हमारी लड़कियों को सुरक्षित करो। अब पता नहीं क्या है, और कुछ नहीं, ना पुलिस ना किसी पे भरोसा। जब नहीं वहाँ पे हाल देखा, अब हम क्या करें? हम अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, बाहर विदेश भेज दो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वैसे ही सब भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं। अगर मरीजों को असुविधा होगी तो उसके लिए कोई आपने कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन? सुविधा ना हो, 36 घंटे 56 घंटे की ड्यूटी करी है, आज भी दिनों रात खड़े हैं। जाके पूछो, एक अकेले जो काम कर रहा है 365 दिन 24 घंटे मरीज के लिए है, और उन लोग को वो नहीं है। वो सब हमारे पीछे पड़े। हम लोग ने कहा हम लोग की तो निकल गई जिंदगी, हमारी बच्चियां कोई मेडिकल में जाने को तैयार नहीं है। अब आपकी यूपी गवर्नमेंट से मांगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट? ना, अरे आप स्टेट और सेंटर को एक साथ जोड़ो ना। अकेले क्या होता है? रिजोल्यूशन पास करो ऊपर से और लागू करो सब जगह। एक स्टेट से कुछ होगा तो एक साथ आओ तब करो, और उसको सख्ती से पालन करो। पालन होता नहीं है, रिजोल्यूशन होते रहते हैं तो फायदा हुआ? खाली हवा में बातें हो रही हैं। अरे उसको प्रैक्टिकली वो तो करो, लागू तो करो। उधर पकड़ने के नाम पे वो, और देखिए आप लोग को तमाशे, आप लोग ज्यादा और देख तो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत ज्यादा फेयर इंक्वायरी नहीं की, बहुत ज्यादा। शिवा, एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहा है कि ओपीडी की जो सेवा है वो बंद होगी या फिर सुचारू होगी? वो तो जो है वो सभी को दिख रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, इधर तो छोड़ो, कितनी चीजें जो पता ही नहीं है। मार के गाड़ भी देंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा।
अपराधी तो वैसे ही छूटे जा रहे हैं। तो इस कानून को सख्त करो, लागू सोनी, ये वो महिला डॉक्टर्स हैं जो लगातार ग्राउंड पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपका एक बार जो सवाल था वो प्लीज दोहरा दीजिएगा। तो हम शिवा, ओपीडी, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर ऐसे ही प्रदर्शन बढ़ा तो ओपीडी सेवाएं क्या सुचारू रहेंगी या फिर बंद रहेंगी? बिल्कुल सोनी, हम इस बात को तजदीद करते हैं। थोड़ा फिर प्रोटेस्ट की तस्वीरें अब आपको दिखा देंगे कि आखिरकार प्रोटेस्ट कितना बड़ा है ये। और ये जो दायरा है ये दिन पर दिन बढ़ता इसलिए भी चला जाएगा क्योंकि लगातार डॉक्टर सड़कों पर आने को इस बात को उतारू हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं गई तो वो सड़कों पर उतरेंगे। मैम, एक क्वेश्चन पूछेंगे। ओपीडी जो मैम बंद है, ओपीडीज जो चालू नहीं है, अब आने वाले समय में अगर प्रोटेस्ट का थोड़ा दायरा बढ़ेगा तो क्या ओपीडी वैसे ही बंद रहेंगी, क्या खुलेंगी? इमरजेंसी तो चलती रहेगी ना, ओपीडी बंद अगर रहती, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो 24 घंटे के लिए ही बंद किया गया है, फिर जैसा होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा आगे के लिए। कल के दिन अगर शनिवार की बात की जाए तो ओपीडी क्या खुलेंगे अस्पतालों की? कल बंद है, सारा बंद है, सिर्फ इमरजेंसी देखी जाएंगी। मैम, कब तक ओपीडीज बंद है? 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक पूरा हॉस्पिटल बंद है, सिर्फ इमरजेंसीज चलेंगी। उसके आगे का मैम कुछ आप लोगों ने तय किया है? आगे का कुछ स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। अभी कल के माहौल को देखते हुए कल क्या होता है उसके बाद अभी नहीं सोच सकते कि आगे क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। देखिए सोनी, ये साफ तौर से कहा गया कि ओपीडी की जो सेवा है वो अभी फिलहाल किसी भी तरीके से खोली नहीं जाएगी। कल और बिल्कुल ओपीडी की सेवा। शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 24 घंटे तक ओपीडी जो है वो बंद रहेगी, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो सुचारू रहेंगी। और अगर प्रदर्शन का दायरा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो मेडिकल सुविधाएं हैं मरीजों के लिए, ये कहीं ना कहीं बाधित होती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके से ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें दर्द भी है, पीड़ा भी है और एक जस्टिस की मांग भी है। जिस तरीके से इसमें कार्रवाई की जा रही है और मरीजों के प्रति अपने जिम्मेदारी को भी बताया, लेकिन वी वांट जस्टिस की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।